Now we start next topic, children. That is energy stored in an inductor. It's a similar topic as we discussed in case of electrostatics. Energy stored in capacitor. We discussed the formula for energy stored in capacitor is half CV square, half Q square upon C and half Q. These are the formula which are derived in case of the energy stored in capacitor. We have defined where this energy resides and we have derived the expression for energy stored per unit volume in a parallel plate capacitor, that is half epsilon naught E square. This we have also derived this expression, and we have also derived this expression for energy stored. So this is the energy stored in the capacitor, and this is energy stored per unit volume or energy density of the capacitor. So similar type of concept we are using over here, energy stored in an inductor. So from where this energy comes, ठीक है, energy कहाँ से आती है? What is the concept of energy stored? Let's try to understand. इसलिए आती है, अगर कोई भी इंडक्टर है, देखिए ये कोई इंडक्टर है और इस इंडक्टर को अगर आप करंट इसमें चेंज कराते हैं तो इसमें जैसे ही करंट चेंज कराएंगे तो इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा. कौन से वाला होगा? माइनस एल डी आई बाई डी टी होगा. और जब माइनस एल डी आई बाई डी टी होगा तो माइनस क्या इंडिकेट करता है? करंट का अपोज करना. सो व्हेन करंट इज फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर एंड स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, देन दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोज द चेंज इन द स्ट्रेंथ ऑफ करंट व्हिच इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन, और जिसको हमने इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा था. So due to this inertia of the electricity, since it will oppose the increase or decrease of the current or change in the current, and again you are changing the current, that's why some work will be done against this which induced EMF. आप किसी भी कॉइल के अंदर करंट को चेंज करा रहे हैं तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, और वो जो ईएमएफ इंड्यूस है वो फर्दर चेंज इन करंट का अपोज करते हैं. तो इंड्यूस्ड ईएमएफ तो अपोज करेगा और आप फिर भी चेंज कराएंगे करंट. तो जब आप करंट को चेंज कराएंगे और इंड्यूस्ड ईएमएफ उसका अपोज कर रहा है तो इस अपोजिंग कंपोनेंट के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू डू द वर्क टू चेंज द करंट, एंड दिस वर्क डन अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन द इंडक्टर. यही एनर्जी आती है किसके अंदर? इंडक्टर के अंदर. जैसे मान लीजिए आप क्या करते हैं, आप किसी गाड़ी को चलाते हैं और जब गाड़ी को चलाते हैं तो अब फ्रिक्शन क्या करता है? उसको अपोज करता है. उसके बाद भी आप मूव कराते हैं तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? वर्क करना पड़ेगा. आप दो चार्जेज हैं, दोनों मान लीजिए सिमिलर चार्जेज हैं, दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, आप उनको पास में लेके आते हैं तो सम वर्क इज टू बी डन टू ब्रिंग देम क्लोज टू ईच अदर. अगेन पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड इन दैट, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. कोई स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को आप स्ट्रेच करते हैं, कंप्रेस करते हैं तो उसके अंदर एक रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाता है जो आप स्ट्रेच या कंप्रेस का क्या करता है? अपोज करता है. Again some work is done against the restoring force. This appears in the form of potential energy. इसको कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. ओके, हम ग्राउंड से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर रेज करते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ता है, और दिस वर्क appears in the form of potential energy. This is called gravitational potential energy. So these are the various examples of potential energy, and potential energy always comes from the work अगेंस्ट रिपल्सिव फोर्स और अगेंस्ट अट्रैक्टिव फोर्स. तो यहां भी कुछ वही कॉन्सेप्ट है. जब हम ये कोई सर्किट होगा, इस सर्किट में कोई हमारा इंडक्टर लगा हुआ है, जब हम इस इंडक्टर के अंदर कोई करंट चेंज कराएंगे तो इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ये जो ईएमएफ इसके अंदर इंड्यूस होगा, दैट ईएमएफ इंड्यूस विल अपोज द चेंज इन द करंट बाय लेंज लॉ और बाय फैराडे लॉ. दैट्स व्हाई सम वर्क इज टू बी डन to change the current in this coil or in this inductor, and which appears in the form of electric energy, sorry, magnetic energy, not electric energy but magnetic energy. Okay, so it is the energy stored in the inductor. It is the energy stored in an inductor to change current through it. ठीक है, और कहां से आया? कहां से आया? किसकी वजह से आया बच्चों? ड्यू टू वर्क डन. किसके वर्क डन? अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट? द इंड्यूस्ड ईएमएफ, बिकॉज ईएमएफ इज अपोजिंग द करंट. तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एनर्जी स्टोर्ड, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर. चलिए इससे आगे का स्टेप लेते हैं, इसका डेरिवेशन लेते हैं बच्चों. तो देखिए फंडामेंटल डेफिनेशन क्या है? फंडामेंटल डेफिनेशन आपकी जो एनर्जी स्टोर की होती है वर्क डन की, वो क्या होता है? एनर्जी स्टोर्ड. अच्छा, इसमें पावर से स्टार्ट करो. एनर्जी स्टोर होगी तो पर यूनिट टाइम ले लीजिए. व्हाट इज एवरेज पावर? पावर हम जानते हैं, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम. यही फॉर्मूला पढ़ा है ना, रेट ऑफ डूइंग वर्क. वर्क तो होगा ही होगा, जब आप चेंज करोगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ उसका अपोज करेगा, अपोज के अगेंस्ट आपको फिर चेंज करा रहे हो, देन अगेन यू हैव टू डू सम वर्क. सो दिस वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड
power. Okay, dW upon dt. And by this formula, if E is the voltage and I is the current, or E the induced EMF and I the current flowing at any instant, how much power is there? Voltage into current, that is equal to E into I. Okay, now dW upon dt, and let's take the magnitude of E, that is L di by dt, because this E, this negative sign indicates the direction. ये negative sign क्या बताता है? Direction to oppose. मैग्नीट्यूड जब हम वर्क निकालते हैं उसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, तो वहां क्या लेना होता है? मैग्नीट्यूड लेंगे, L di by dt into I. Okay, dt will cancel out और dW is equal to Li di. Equation number 2, this is equation number 1 and this is equation number 2. Total work done to change current from 0 to I. अगर 0 से I तक करंट को चेंज करना है किसी इंडक्टर में, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा? यहाँ 0 से I ले लीजिए, Li di, and it will be half Li square. ये फॉर्मूला बन जाएगा. I di का क्या होता है? I square by 2, और 0 to I लेंगे तो half Li square हो जाएगा. And this work done appears in the form of energy. So magnetic energy U is equal to, that is half Li square. This is the formula of magnetic energy. Equation number 4, half Li square. And it is similar to this half CV square. कैपेसिटर में हाफ CV स्क्वायर आता था, हाफ Li स्क्वायर. वहां कैपेसिटर में चार्ज स्टोर होता था, इंडक्टर में I करंट फ्लो करता है, यहाँ इंडक्टेंस से रिप्रेजेंट करते हैं, वहां कैपेसिटेंस से डिनोट करते थे. सो दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड, दैट इज हाफ Li स्क्वायर इन एन इंडक्टर के अंदर. ठीक है, चलिए इसका स्पेशल केस लेते हैं. लेट्स कंसीडर ए स्पेशल केस. In solenoid. What is L? Mu naught n square A upon L. Have you read it? ये पढ़ा है आपने, mu naught n square A upon L. और बच्चों B कितना पढ़ा है इसमें? B होता है mu naught ni. And what is n? Mu naught n upon Li. Okay. What is I from here? और I is equal to, that is BL upon mu naught n. This is the value of self inductance and this is the value of current in terms of magnetic field in case of a solenoid. Okay. अगर ये solenoid के लिए केस है तो हम ये दोनों वैल्यू यहां से रख सकते हैं. What about magnetic energy? Magnetic energy U is equal to half L. L की जगह तो रख रहे हैं mu naught n square A upon L. I की जगह रख रहे हैं हम B square L square upon mu naught square n square. This n square will cancel out, L will cancel out, this square will cancel out, and you will get half from here, that is B square, and here upon mu naught A and L. This is A into L. What is A? A is the area of cross section. What is length of the solenoid? L is the length of solenoid. A is area of cross section. So I can write here half B square upon mu naught. This is volume of solenoid. And what is energy density? Energy density is small b, that is UB upon capital AL. It is energy stored per unit volume. Energy stored per unit volume, and when you will divide by AL, then you will get half B square upon mu naught. This is small UB. So this is the required expression for energy stored per unit volume in an inductor, and this is energy stored in an inductor. It is a generalized term. What is the magnetic energy stored in an inductor? That is half Li square. It is a specific term. What is energy stored per unit volume in a particular case, that is in case of a solenoid, UV is equal to half B naught square upon mu naught, where B is the magnetic field and mu naught, as we know, it is the magnetic permeability. Okay, and again this formula is similar to this formula. Half epsilon naught E square. This is UE. This is electric energy stored in parallel plate capacitor. This is magnetic energy stored in an inductor.
सो ये कैपेसिटर की एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, ये इंडक्टर की एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। और देखिए दोनों में सिमेट्री है, दोनों फील्ड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब हम कैपेसिटर की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जब हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो वहां मैग्नेटिक इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड आता है, तो मैग्नेटिक फील्ड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो दिस इज एनालॉजी एंड सिमेट्री बिटवीन द टू रिजल्ट्स। एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड एनर्जी स्टोर्ड वेयर इन एन इंडक्टर। तो एक अच्छा छोटा सा डेरिवेशन, छोटा कॉन्सेप्ट ये हो गया। सबसे पहले हमने ये समझना था व्हाट द मीनिंग ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, व्हाई देयर इज एनर्जी स्टोर्ड इन इट, एंड सेकंड व्हाट इज द एक्सप्रेशन और डेरिवेशन फॉर दिस एनर्जी स्टोर्ड, व्हाट द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी स्टोर्ड एंड हाउ कैन यू अप्लाई दिस फॉर्मूला इन केस ऑफ ए सॉलिनॉइड। ये भी एक इंडक्टर होता है। इस केस में जब हम आप एनर्जी निकालते हैं, द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इज दिस वन एंड फॉर्मूला ऑफ एनर्जी डेंसिटी व्हिच इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। Energy stored per unit volume is this one, u is equal to half v square upon mu naught. Okay, so this is relation for between energy stored per unit volume and magnetic field. Okay, एक टॉपिक तो ये कवर हो गया बच्चों। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। और इस तरह से हमें एक एनालॉजी और एक सिमेट्री भी मिल गई है कि जो चीज हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ी थी कैपेसिटर के केस में, कुछ उसी तरह का कॉन्सेप्ट हमने किसमें पढ़ लिया है, इन केस ऑफ एन इंडक्टर। अब देखिए इसमें एक टॉपिक और आता है जिसे कहते हैं एलसी ऑसिलेशंस। नाउ वी कम टू नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट टॉपिक इज एलसी ऑसिलेशंस। एलसी ऑसिलेशंस, अब ये क्या होता है एलसी ऑसिलेशन? देखिए बच्चों बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेनन है एलसी ऑसिलेशंस में। When a capacitor is charged to its value, maximum value, and it is connected across an inductor to form a closed circuit, then charge oscillates between inductor and capacitor, or you can say energy oscillate between capacitor and oscillator and in inductor, and which gives rise the oscillations which is called LC oscillations. क्या मतलब हुआ इसका, जब समझने की कोशिश करते हैं। Suppose this is an inductor and we have a capacitor. Okay, we have a capacitor. Suppose there is a key K2 and there is a cell and there is a key K1 and this we have made in this circuit. Okay, एक सर्किट हमने बनाया, जिस सर्किट में हमने सबसे पहले यहाँ लिया है कैपेसिटर, और कैपेसिटर के हमने पैरेलल में एक सेल लगाया और ये K1 को हमने क्लोज कर दिया और K2 को हमने ओपन रखा है। अगर K2 को ओपन रखेंगे तो इसका तो अभी सर्किट में कोई रोल नहीं है, तो ये सेल क्या करेगा, इस कैपेसिटर को चार्ज करेगा। और जब इस कैपेसिटर को चार्ज करेगा तो इसके अंदर कौन सी आएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी आएगी। और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी आएगी तो कौन सी एनर्जी आएगी, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी एनर्जी आएगी। ये फॉर्मूला पढ़ा है आपने, कौन से वाली एनर्जी आ गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी आ गई। और जब पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे तो कितना आएगा, क्यू बाई सी आएगा किसी भी टाइम टी पर। एंड व्हेन दिस कैपेसिटर इज फुली चार्ज्ड देन डू वन थिंग, दिस ओपन, यू ओपन द की K1। अब इस K1 को तो हटा दीजिए, ठीक है। अगर K1 को हटा देंगे तो अब किसके पास चार्ज है, किस कैपेसिटर चार्ज हो गए, और कैपेसिटर के अंदर क्या हो गया, एनर्जी आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेटअप हो गया इसके अंदर। और जब ये एनर्जी आ गई इसके पास, ये चार्ज हो गया है, दोनों प्लेट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया है, देन क्लोज दिस K2। तो इन सेकंड स्टेप you just remove this K1 and close this K2. Earlier K2 was open, K1 was closed, so that the capacitor is charged, and if it is charged then it has some energy. तो सबसे पहले कैपेसिटर को आपने चार्ज किया, कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर हो गई है, कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया है, और ऐसे केस में आपने K1 को तो हमने रिमूव कर दिया है। अब इस सेल का रूल खत्म हो गया, इसने तो एनर्जी कैपेसिटर को दी थी। Now when this K2 is closed and K1 is made open, then what will happen? Due to this potential difference, the current starts flowing through the inductor. And as we all know, when the current starts flowing through the conductor, then EMF will be induced in it. How much? Minus L di by dt. And this energy is transferred into the magnetic energy in the inductor. जो अभी अभी आपने पढ़ा है, ये एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगी, और जब ये कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज हो जाएगा, देन एनर्जी स्टोर्ड विल बी हाफ Li². This is the energy stored in the inductor. So this energy, which is the electrostatic energy or electric energy, is now stored in the form of magnetic energy.
And when this magnetic energy is stored in it in the form of this induced EMF minus L di by dt, capacitor becomes fully discharged. Then again it will charge the capacitor but in opposite direction. Initially suppose this is the positive plate and this plate is negative. जैसे यहाँ से हमने लिया है positive लिया है negative लिया है. The current will flow in this direction. As you know, the current flow from higher potential to lower potential through the external circuit. But when this energy is stored in that, then current will flow in this direction, so it will become negative and it will become positive, and under that condition the capacitor is charged again due to this magnetic energy, and this magnetic energy is again transformed into the electric energy, and this process is repeated. This process is repeated continuously. पहले कैपेसिटर चार्ज होगा, ये चार्ज हमने यहां से किया, बैटरी को या सेल को आपने रिमूव कर दिया, की को हमने क्लोज किया, यहां से करंट फ्लो करेगा, इंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होगा, ये एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होगी, फिर इस मैग्नेटिक एनर्जी की वजह से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है इट विल अगेन चार्ज द कैपेसिटर बट इन अपोजिट मैनर. अपोजिट मैनर मींस इफ फर्स्ट प्लेट वाज पॉजिटिव, सेकंड वाज नेगेटिव, दिस टाइम it will be negative and it will be positive because the direction of current is reversed. Under that condition, energy oscillate between capacitor to inductor and inductor to capacitor, and or charge oscillates between inductor to capacitor or capacitor to inductor. And if there is no resistance in the circuit or the resistance-less circuit is there, that's why we get the undamped LC oscillations. इसमें LC oscillations आपको मिलेंगे in which charge oscillates between capacitor and inductors, and these are called LC oscillations. तो बोलो बात समझ आई कि नहीं? तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, कैसे समझना पड़ेगा LC oscillations में? Initially when the capacitor is charged to its optimum value or the maximum value, when it is connected through an inductor, the charge flows from capacitor to inductor. When current flows through it, charge rate of flow of charge क्या होता है? That is current, and that EMF is induced in this inductor. Okay, so and capacitor starts discharging. This process continues till the capacitor is completely discharged and electric energy is transformed into the magnetic energy. And this back EMF or induced EMF will further charge the capacitor again in the opposite manner or by the reverse polarities of these plates. So again this magnetic energy is transformed to the which is electric energy in the capacitor, and when again it is fully charged, then again it will transfer, this energy is transformed into the magnetic energy. So there is a transformation of electric energy into magnetic energy and magnetic energy into electric energy, and due to which LC oscillations, which oscillation? Undamped oscillations are developed. कैसे? LC undamped oscillations, undamped oscillations, ठीक है, for resistance less circuit, for resistance less circuit, ठीक है, LC oscillation मिलने चाहिए. बट क्या कोई ऐसा कंडक्टर है कि वो ऐसा वायर है जिसमें रेजिस्टेंस नहीं है? हमने बाहर से कोई रेजिस्टेंस नहीं लगाया, बट दिस वायर, और ये भी किसी वायर से बना हुआ है, इसमें तो करंट फ्लो करेगा, कुछ लॉस होगा एनर्जी का. सो इन एक्चुअल प्रैक्टिस, ये तो थ्योरेटिकली आना चाहिए, थ्योरेटिकली, बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस क्या होता है? एक्चुअल प्रैक्टिस में बेसिकली डैम्प्ड ऑसिलेशंस आर देयर, डैम्प्ड एज LC oscillations आर ऑब्जर्व्ड. डैम्प्ड ऑसिलेशंस कैसे होते हैं? डैम्प्ड ऑसिलेशंस ये होते हैं, देखिए, एम्पलीट्यूड गोज ऑन डिक्रीजिंग, दिस इज टाइम एंड दिस इज एनर्जी. Because there is some loss of this electric energy or magnetic energy when transformed from one to another, that is from capacitor to inductor, inductor to capacitor. Due to this loss of energy, we get the damped oscillations, damped electric oscillation. तो इनको electric oscillations कहते हैं. जबकि theoretically आपको कैसे मिलने चाहिए थे? Theoretically oscillations कैसे मिलने चाहिए हमें? ऐसे मिलने. अगर हम रेजिस्टेंस लेस सर्किट ले रहे हैं तो रेजिस्टेंस लेस सर्किट में आपको ये ऑसिलेशंस मिलने चाहिए. इधर आपका एनर्जी मिलेगी और इधर क्या मिलेगा? टाइम मिलेगा. बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस वी गेट दिस काइंड ऑफ ऑसिलेशन. दीज आर कॉल्ड द LC ऑसिलेशंस. अच्छा, अब देखिए इनके लिए हम एक फॉर्मूला डेवलप करते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस. अगर मैकेनिकली दिखाना चाहें तो देखिए मैकेनिकली कैसे दिखा सकते हैं बच्चों. इनिशियली ये सर्किट है आपका, जिसमें ये क्या है? कैपेसिटर. ये क्या है? इंडक्टर. तो अगर हम इसको ऐसे ले लें, देखिए हम इस तरह से एक डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं बच्चों. ये बनाते हैं डायग्राम, ठीक है. और यहां आपने क्या लिया? एक सेल लिया.
और इस सेल को हमने ये K1 लिया और यहाँ हमने क्या बनाया, K2 बनाया। वो प्रोसेस पूरा हो गया, कैपेसिटर है और ये इंडक्टर है, इसको हमने चार्ज किया और ये ओपन किया। तो इनिशियली जब हमने इसको क्लोज किया और ये ओपन था, तो अगर हम यहाँ एक मैकेनिकल एनालॉजी दिखाएं तो ये जो दो सिलेंडर ले लीजिए, ये सिलेंडर एम्प्टी है और ये सिलेंडर फुल है, और इसमें कौन सी एनर्जी है, हाफ एल, मान लीजिए इसके अंदर हाफ क्यू नॉट स्क्वायर बाई सी, क्यू नॉट स्क्वायर बाई सी, दिस इज यू, क्यू नॉट इज द मैक्सिमम चार्ज। सो ये मैकेनिकली हम दिखा रहे हैं, जैसे कोई कंटेनर होता है उसमें कोई बना, ये कंटेनर फिल होता है तो इट इज कंप्लीटली फिल्ड एंड इट इज कंप्लीटली एम्प्टी। सो यहाँ यूबी को आपने क्या मान दिया, जीरो मान दिया। दिस इज इनिशियली एट एनी टाइम, एट एनी टाइम। अगर इंटरमीडिएट टाइम में फिर थोड़ी देर बाद क्या होगा, when this process, so some of the energy of this capacitor is transferred into inductor। अब देखिए इसके अंदर क्या हो जाएगा, UE that will be half q square by c, q naught is the maximum charge and this UV is equal to half Li square, half Li square हो जाएगा। So some of this energy is transferred into the inductor, कुछ energy during this process, discharging of the capacitor takes place, ये discharging का process चल रहा है। After some time when the capacitor is completely discharged, so it will become empty and it will full। देखिए ये इसके अंदर टोटल एनर्जी आ जाएगी, ये एनर्जी आ गई। अब ये कौन सा हो गया, एट जब कैपेसिटर इज, ये तो चार्ज हो गया इनिशियली, व्हेन C is discharged, completely discharged, and this energy will be half L I naught square। I naught is the maximum current। अब देखिए खाली हो गया, ये पूरी एनर्जी इसके अंदर आ गई और इलेक्ट्रिक एनर्जी कैसी हो गई, जीरो हो गई। अब अगले स्टेप में ये साइकिल, दिस साइकिल विल बिकम रिवर्स्ड। अब फिर रिवर्स होगी, यहां से फिर करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा, देन अगेन यू विल रीच ओवर हियर। अब कुछ एनर्जी फिर इसमें आएगी, फिर कुछ एनर्जी इसमें आएगी, कुछ एनर्जी इसमें आएगी, ये एनर्जी आ जाएगी और ये वाली कौन सी स्टेज आ जाएगी, फिर ये वाली स्टेज आ जाएगी, एंड फाइनली यू विल गेट दिस स्टेज। सो फ्रॉम दिस टू दिस, this to this, and again this to this stage and this stage, and this cycle is repeated or this cycle is reversed। तो मैकेनिकली हमने दिखाने की कोशिश की है, हालांकि बच्चों एक्चुअल प्रैक्टिस में कभी भी कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज नहीं होता है। टोटल एनर्जी ऑफ दिस कैपेसिटर इज नॉट ट्रांसफॉर्म इनटू द टोटल दिस जो मैग्नेटिक एनर्जी, बट एट दिस लेवल, एट दिस इंटरमीडिएट लेवल वी कैन अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट लाइक दिस। जब आप हायर क्लास में जाओगे तो इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस होंगे, तब आप वहां जाके पढ़ोगे डिटेल में। तो ये हमने मैकेनिकली दिखाने की कोशिश की है। तो बताइए सिलेंडर पूरा भरा हुआ क्या इंडिकेट करता है, किसकी एनर्जी है, कैपेसिटर की। उस टाइम पे इंडक्टर में एनर्जी कैसी थी, खाली था, कोई एनर्जी नहीं थी, कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं था। जब हमने इस K2 को क्लोज किया तो कुछ एनर्जी से ट्रांसफर होकर किस में आई, इंडक्टर में आई। तो देखिए ये यहां से इसकी हाइट कम कर दिया आपने, इट इज सेमी फील्ड, इट इज आल्सो द सेमी फील्ड, कुछ पार्ट इसमें आ गए। और कुछ टाइम के बाद क्या होगा, व्हेन दिस कैपेसिटर इज कंप्लीटली डिस्चार्ज द टोटल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर इज ट्रांसफॉर्म इनटू द मैग्नेटिक एनर्जी इन द इंडक्टर। देखिए अब ये खाली हो गया और ये एनर्जी यहाँ पे आ गई। तो पहले एनर्जी किसके पास थी, कैपेसिटर, अब ये एनर्जी किसके पास होगी, इंडक्टर। अब इसके बाद इंडक्टर से किस पे जाएगी, फिर कैपेसिटर, फिर यहां से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी कैपेसिटर, और फिर कैपेसिटर कैसा हो जाएगा, फुली चार्ज हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा। सो दिस साइकिल इज रिवर्स। सो वी कैन से, वी कैन शो इट मैकेनिकली हाउ द एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम कैपेसिटर टू इंडक्टर एंड इंडक्टर टू कैपेसिटर। तो ये तो बच्चों हो गया, क्या हो गया, दिस इज द थ्योरेटिकल वे टू एक्सप्लेन इट। अब हम इसका डेरिवेशन कर रहे हैं। देखिए हम डेरिवेशन क्या करते हैं, लेट्स ट्राई टू। ये डायग्राम समझ आ गया, इट इज नॉट अ साइंटिफिक डायग्राम बच्चों, साइंटिफिक डायग्राम नहीं है, इट इज ए मैकेनिकल डायग्राम। कुछ चीजों को, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को मैकेनिकली भी समझ लेते हैं। मैकेनिकली कैसे समझ लिया कि आपने दो कंटेनर लिया, एक सिलेंडर, आपने कहा कि इसमें एनर्जी है और ये इसमें एनर्जी नहीं है, तो हमने इमेजिन किया कि ये कैपेसिटर को रिप्रेजेंट करता है, ये किसको करता है, इंडक्टर को। ये भरा हुआ है, ये खाली है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने थोड़ी देर में बताया कि इसकी कुछ एनर्जी इसमें आ गई है, तो ये पूरा खाली था, ये भी दोनों सेमी फील्ड हो गए, ठीक है। कुछ पार्टली फील्ड ये हो गया, कुछ पार्टली फील्ड ये हो गया। फिर जब इसकी सारी एनर्जी लेफ्ट वाली राइट में चली गई तो ये खाली हो गया, अब सारी एनर्जी इसके अंदर आ गई, और फिर ये साइकिल कैसा हो गया, रिवर्स हो गया। तो ये हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी दिखा रहे हैं, और ये थ्योरेटिकल ऑसिलेशंस हैं, और ये कैसे हैं, ये रियल प्रैक्टिस वाला है, ये एक्चुअल है। अब देखिए चलो डेराइव करते हैं। यहां से बताओ, अगर इसको चार्ज किया किसी टाइम t पे तो कितना पोटेंशियल होगा, Q बाई C, और इसके अंदर कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, LdI बाई dt, किसी टाइम t पर मान लिया आपने, एट एनी टाइम t। सो एट एनी इंस्टेंट t, बताइए क्या हो जाएगा, किरचॉफ लॉ लगा दीजिए, माइनस LdI बाई dt इक्वल टू जीरो। क्या है किरचॉफ लॉ, समेशन डेल्टा V इक्वल टू जीरो, ठीक है।
Since there is no resistance in the circuit, और जब वो रेजिस्टेंस नहीं है तो सिग्मा डेल्टा V में क्या हो जाएगा, Q अपॉन C, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ आ गए, माइनस एन डी आई बाई डी टी इसके क्रॉस हो गए, तो चेंज इन पोटेंशियल कितना हो गया, दिस वन इज इक्वल टू कितना हो गया, 0, बिकॉज देयर इज नो रेजिस्टेंस इन द सर्किट। अब यहां से हम डेराइव करते हैं, बट I क्या होता है, I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। अब हम यहाँ I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी को माइनस डी क्यू बाई डी टी लिख रहे हैं। Why we are writing it? Because when current charge is decreasing, time is increasing, charge is decreasing, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है चार्ज की वैल्यू क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो नेगेटिव साइन क्या बताएगा, साइन इंडिकेट्स दैट विद टाइम, विद इंक्रीजिंग टाइम, तो हमेशा इंक्रीज ही करता है, चार्ज डिक्रीजिंग इज डिक्रीजिंग। ठीक, ओके, रखिए वैल्यू यहां पर फर्स्ट एंड सेकेंड, Q अपॉन C माइनस L D अपॉन डी टी माइनस डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0, माइनस माइनस इन दिस साइड, Q अपॉन C प्लस L डी स्क्वायर Q अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और डी स्क्वायर Q अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एल सी इंटू क्यू इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3। एंड व्हेन वी कंपेयर इट, कंपेयरिंग with equation of सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन होती है d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन होती है जिसे हम आगे जाके पढ़ेंगे हर क्लास में। तो अगर हम दोनों इस इक्वेशन की शक्ल देखें तो इस इक्वेशन की शक्ल इससे मैच करती है, तो मैथमेटिकली ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है चार्ज ऑसिलेट्स, यहाँ चार्ज ऑसिलेट करेगा, और जब इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ ये जो फैक्टर है 1 अपॉन एल सी, इसकी जगह क्या है, ओमेगा स्क्वायर है। सो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, लेट मी राइट इन दिस डायरेक्शन नाउ, फ्रॉम इक्वेशंस थर्ड एंड फोर्थ, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एल सी, और ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, और हम जानते हैं ओमेगा इज 2 पाई न्यू, और न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ LC oscillations, frequency of LC, and this is angular frequency of oscillations. So it is the expression for frequency of LC oscillations. हमने ये भी यहाँ find कर लिया, what is the frequency of LC oscillations, what is the value of L, what is the value of C. The frequency of oscillations will depend on the value of L and C, and it is given by this expression. So mathematically we have proved twice. हमने दो तरीके से प्रूव किया, दो बार प्रूव किया। कैसे? एक तो ये बताया कि ये जो इक्वेशन है, ये जो शक्ल जिस इक्वेशन की आती है, ये तो ऑसिलेटर को रिप्रेजेंट करती है। देखिए मैथमेटिक्स में जैसे आप एक चीज को आप थ्योरेटिकली बताते हैं, मैथमेटिकली बताते हैं, एक्सपेरिमेंटली बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपने सर्किल बताया, तो सर्किल तो आपका इंग्लिश का टर्म हो गया, सर्किल है, देन वी इमेजिन कोई सर्कुलर पाथ होगा, वो सर्किल बन गया। दूसरा हमने ये भी कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। आपसे कहा जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, आप तुरंत समझ जाएंगे दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल। ये मैथमेटिकल इक्वेशन है, तुरंत इसको आप पहचान जाएंगे, मैथमेटिकल वे हो गया है। तो इस तरीके से, और अगर डायग्राम से बनाएंगे तो ये वाला बनाएंगे, ये डायग्राम हो गया। तो बच्चों देखिए एक चीज को तीन तरीके से रिप्रेजेंट किया विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, नंबर 1, सेकंड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, थर्ड इन लैंग्वेज। जैसे आप पैराबोला बताते हैं, पैराबोला हमें समझ आ गया पैराबोला क्या होता है। आपने पैराबोला की इक्वेशन लिखी y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो पैराबोला, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द पैराबोलिक पाथ। Here this equation is similar to that equation, and this is the equation of simple harmonic oscillator. So this equation represents LC oscillations, in which energy oscillates between capacitor and or inductor. या ये कहिए charge oscillates between capacitor and inductor. When the capacitor gets discharged, then again it is charged in opposite direction, further it is charged. This process just is repeated. That's why LC oscillations are obtained in this process. तो बच्चों आज हमने इस लेक्चर में दो टॉपिक कवर किए हैं। पहला, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनर्जी स्टोर्ड, फ्रॉम वेयर दिस एनर्जी कम्स, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी स्टोर्ड, एंड व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी इन एन इंडक्टर, एंड देन वी हैव डिस्क्राइब्ड व्हाट आर एलसी ऑसिलेशंस, how the LC oscillations are produced,
how can we experimentally or this mechanically explain it, and what is the frequency of LC oscillations, and what are the ideal LC oscillations in which there is no loss of energy, which are the oscillations of constant amplitude, but in actual practice or practically we have got the damped LC oscillation due to some loss of energy during the transformation of it from capacitor to inductor and then again inductor to capacitor. So it completes these two topics, energy stored in an inductor and the LC oscillations. बट अच्छा टॉपिक थे बच्चों दोनों के दोनों, और हमने इस लेक्चर में दोनों टॉपिक्स को कवर कर दिया बच्चों, ठीक है। अब हम अगला टॉपिक लेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर।